Hey guys, so in this video we have government schemes जिनकी questions आने की probability UPSC 2017 prelims में बहुत ज़्यादा है. So in this first video we're going to discuss first 20 schemes और ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है. नंबर 1, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. कृषि सिंचाई मतलब एग्रीकल्चर में इरिगेशन देने की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की 3 स्कीम्स चल रही थी जिन्हें मिलाकर अमालगमेट कर ये स्कीम बनाई गई है. तो वो 3 स्कीम्स थी. नंबर 1 इज एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रेजुविनेशन की तरफ से थी. नंबर 2 इज इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज की थी. एंड नंबर 3 इज ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट जो कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक कंपोनेंट था. और ये नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का है. ओके, देन 3 कंपोनेंट्स आर है. नंबर 1 इज हर खेत को पानी, मतलब हर एक खेत को पानी पहुंच सके इसलिए नए वाटर रिसोर्सेज बनाए जाएंगे. जो ऑलरेडी वाटर रिजर्वॉयर्स या वाटर बॉडीज हैं उन्हें रिपेयर किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा और बारिश के पानी को बचाया जाएगा थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स. देन सेकेंड इज द पर ड्रॉप मोर क्रॉप. पर ड्रॉप मोर क्रॉप मीन्स पानी की वेस्टेज को कम किया जाएगा. प्रिसीजन इरिगेशन को ध्यान दिया जाएगा. प्रिसीजन इरिगेशन मतलब वाटर सेव किया जाए. ये जो पाइप खोल के छोड़ देते हैं पानी, ऐसे पानी वेस्ट होता रहता है, वो ना करके ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलिंग वाटर इरिगेशन पर ध्यान दिया जाएगा. ऑप्टिमम वाटर बजटिंग इज द एम, ताकि हाउस होल्ड लेवल पे या फिर एग्रीकल्चर लेवल पे या इंडस्ट्रियल लेवल पे हर लेवल पे हम पानी को बचाएं, ये कोशिश की जाएगी. वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम आई थी, निरांचल वाटरशेड प्रोग्राम. So that is also there. Then जो फंड्स दिए जाएंगे वो 75:25 की रेशियो में होंगे. मतलब 75% ग्रांट सेंटर के थ्रू होंगे और 25% कॉस्ट होगी वो स्टेट्स बॉर्न करेंगे. और यही अगर हम हिली और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज की बात करें तो ये रेशियो 90:10 की हो जाएगी. और जैसे कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो इरिगेशन प्लान जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान या स्टेट इरिगेशन प्लान, मतलब स्टेट्स अपना अपना इरिगेशन प्लान बनाएंगे, उसके थ्रू काम करेंगे. नाउ द सेकेंड स्कीम इज परंपरागत कृषि विकास योजना. वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आई थिंक लास्ट ईयर आई थी या नहीं आई थी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान देने के लिए है, ताकि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज करते हैं खेतों में वो ना यूज करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए जो कि ज्यादा इको फ्रेंडली है. तो इसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगा. क्लस्टर बेस्ड अप्रोच मतलब कुछ 50 फार्मर्स अपने अपना लैंड इकट्ठा कर लेंगे. तो अगर 50 एकड़ की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उस पर एकड़ 20,000 रुपीज पैसे देंगी आने वाले 3 सालों में. हर एक साल 20-20 हजार रुपए पर एकड़ देगी. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. बस इम्पोर्टेंट ये है कि ये याद रखें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है. दूसरा, ये एक सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट है. सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट चलाया था नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसकी हमने बात पिछली स्कीम में भी की थी. देन पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम एंड क्वालिटी कंट्रोल. पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम एंड क्वालिटी कंट्रोल मतलब जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे जो लोग, उन्हें पार्टिसिपेटरी गारंटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा. उनकी सॉइल टेस्टिंग और ये सब में गवर्नमेंट मदद करेगी. नंबर 3 इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. फसल बीमा मतलब क्रॉप इंश्योरेंस की यहाँ बात हो रही है. कोई भी नेचुरल कैलामिटी अगर हो जाए, अनफॉर्चुनेटली कोई ड्रॉट पड़ जाए, फ्लड आ जाए, साइक्लोन, सुनामी कुछ भी आ जाए, तो उस केस में जो फार्मर्स को नुकसान होगा, उनकी जो क्रॉप खराब होगी, उसके लिए उन्हें इंश्योरेंस दिया जाएगा. ये आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था. फिर भी देख सकते हैं हम इसकी डिटेल्स. 2 चीजें याद करने वाली हैं. नंबर 1, एक तो कितना % फार्मर्स को प्रीमियम जमा करना पड़ेगा. खरीफ क्रॉप के लिए 2% प्रीमियम फार्मर्स जमा करेंगे, राबी के लिए 1.5% और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए 5% प्रीमियम फार्मर्स जमा करेंगे. और द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर इज कि इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं रखी है गवर्नमेंट ने. कोई भी अपर लिमिट गवर्नमेंट सब्सिडी की नहीं रखी है गवर्नमेंट ने. मतलब फार्मर्स जितना क्लेम करेंगे उन्हें पूरा उतना पैसा मिल जाएगा. ठीक है. जो भी फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉप लोन लिया है बैंक से नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए, नोटिफाइड एरियाज में, जैसे इस एरिया में पर्टिकुलर नोटिफाइड एरिया में नोटिफाइड क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, अगर उनके लिए उन्होंने लोन लिया है तो उन्हें कंपल्सरीली फसल बीमा करवाना पड़ेगा अपनी क्रॉप्स का. ठीक है.
देन हाँ, टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे पहले देखा जाता था कि बहुत डिले हो जाता था उन्हें पैसा मिलने में, फार्मर्स को पैसा मिलने में, तो अब रिमोट सेंसिंग और स्मार्टफोन्स के थ्रू अपनी फोटोज क्लिक करके अपनी क्रॉप कटिंग की अपलोड कर देंगे, जिससे कि जल्दी उन्हें पैसा मिल पाए। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, मतलब अगर हार्वेस्ट करने के बाद भी किसान को नुकसान होता है तो वो भी इस पे इंक्लूडेड होगा। उसके बाद 3-4 स्कीम्स हैं, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर फिर भी हम देख सकते हैं। पहली है ई पशु हाट पोर्टल, जो कि ब्रीडर्स और फार्मर्स को कनेक्ट करने के लिए है, ब्रीडर्स ऑफ बोवाइन एनिमल्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में बोवाइन पॉपुलेशन लार्जेस्ट है, तो उसी के लिए ये ई पशु हाट पोर्टल स्टार्ट किया गया। इसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, जेनेटिक जर्म प्लाज्मा की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके बाद है नेशनल गोकुल मिशन, इसमें भी ये भी कैटल, इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स के लिए है। कुछ ब्रीड्स के नाम थे गर, जैसे GIR, गिर, सहीवाल, रेड सिंधी, रथी, डिकॉनी, थरपारकर। तो ये सब कैटल ब्रीड्स के कुछ नाम है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद है मेरा गांव मेरा गौरव। तो जैसे कि वो एमपीज की स्कीम होती है कि हर एक MP अपना अपना एक गांव चूज कर लेता है और फिर डेवलप करता है, तो वैसी एक स्कीम है मेरा गांव मेरा भारत, जिसमें साइंटिस्ट, मतलब जो भी स्टेट और सेंटर की यूनिवर्सिटीज हैं वहां के साइंटिस्ट, आईकार के साइंटिस्ट, ये 4-4 साइंटिस्ट मिलके 5-5 गांव एडॉप्ट कर लेंगे और फिर उन गांव वालों को खेती के बारे में अपनी एडवाइस देंगे। टेक्नोलॉजिकली और साइंटिफिकली कैसे वो लोग खेती कर सकते हैं उस बारे में उन्हें बताएंगे, ताकि डेवलपमेंट हो सके उन गांव का। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। अभी प्रेजेंटली 642 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो कि इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च वालों ने बनाए हैं। तो इनका काम यही है कि वो फार्मर्स को एडवाइस करें कि कैसे टेक्नोलॉजिकली और साइंटिफिकली वो अपना एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। टाइमली रिकमेंडेशंस देंगे कोई भी मौसम के बारे में, या कब उन्हें पानी देना चाहिए, कौन सी क्रॉप ग्रो करनी चाहिए, इसके बारे में रिकमेंड कर सकते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएंगे कि अगर ड्रॉट पड़ रहा है, पानी नहीं है, तो हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन कैसे कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए है ये। और उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम इज ई-नाम। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेट का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। स्टेट अपने अपने खुद के लॉज बनाता है, हर एक स्टेट एग्रीकल्चर के लिए। सब स्टेट्स का अपना APMC एक्ट होता है, तो इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। जो भी मंडीज हैं पूरे कंट्री में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उनको एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाने की एक कोशिश है। इसके तहत 2018 तक 585 मंडीज को ये अपने अंडर ले लेगा, मतलब एक यूनिफाइड सिस्टम बना लेगा। तो ये बेसिकली ई-नाम, मतलब ऑनलाइन एक मार्केट होगा, ई-कॉमर्स के थ्रू वर्चुअल मार्केट होगी, बट फिजिकल मार्केट भी होगी बैकएंड पे। तो होना मतलब करेगा क्या कि फार्मर जो भी क्रॉप ग्रो करेगा वो अपनी नियरेस्ट मंडी में जाके, मतलब ऑनलाइन अपना प्रोड्यूस दिखाएगा कि ये मेरा प्रोड्यूस है, और ऑनलाइन ही जो भी ट्रेडर्स हैं वो उस प्रोड्यूस के लिए कितना पैसा बिड कर सकते हैं, कितना कोट कर सकते हैं, वो कोट करेंगे। तो इससे होगा ये कि जो इंटरमीडिएरी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। किसान अगर 2 रुपए का आलू ग्रो करता है तो हम जब खरीदते हैं वो 20-25 रुपए का खरीदते हैं। तो जो बीच की इंटरमीडिएरी कॉस्ट होती है, जो पहले मंडी में बिकता है, फिर मिडल मैन खरीदता है, फिर वो किसी और को बेचता है, वो आके रिटेलर्स को बेचते हैं, जो यहाँ पर आके हमें बेचते हैं। तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी। इट विल इंश्योर ओपन प्राइस डिस्कवरी एंड ग्रेटर कंपटीशन, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो ग्रेटर कंपटीशन होगा, ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेडर्स होंगे। लेकिन इसके लिए जरूरत है APMC एक्ट चेंज करने की, और क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए हर स्टेट को अपना अपना APMC एक्ट अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, ताकि एक यूनिफाइड सिस्टम बन सके। इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी किसके पास होगी? इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, आई थिंक प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी किसके पास होगी? ये FAC के पास होगी, जो कि है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, इनके पास इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होगी। तो इसी ने SFAC ने ATIF बनाया है, एग्रीटेक इंफ्रा फंड। तो ये एग्रीटेक इंफ्रा फंड जो है, इसके पैसों से मदद की जाएगी एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाने की। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्कीम इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम।
तो ये भी इतना प्रीलिम्स में क्या पूछेंगे, इसमें से बस यही पूछेंगे कि मतलब देखो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम मतलब हर एक फार्मर को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि उनकी सॉइल कैसी है, उनकी सॉइल में एसिडिटी है या एल्कानिटी है, उन्हें कौन सी क्रॉप ग्रो करनी चाहिए, ये सब चीज उनके कार्ड में लिखा हुआ होगा। उन्हें क्या क्या कौन से फर्टिलाइजर्स क्या क्या यूज करने चाहिए ये सब लिखा होगा। तो 75:25 रेशियो में है। इसके भी फंड्स मतलब 75% सेंटर देगा, 25% स्टेट देगा। इसके बाद सी दीज आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट बट वी कैन सी ऑर्नामेंटल फिशरीज प्रोजेक्ट भी अभी नया स्टार्ट किया है। ऑर्नामेंटल फिशरीज, ऑर्नामेंटल किसे बोलते हैं, जो कि कलरफुल फिशरीज जो कि सुंदर लगती है देखने में, वो वाली फिशेज चाहे वो फ्रेश वाटर की हो या मेराइन वाटर की हो, उस इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दिया गया है, जो कि वैसे तो बहुत ही स्मॉल इंडस्ट्री है क्योंकि इन मछलियों को लोग खाते नहीं है। तो ये डायरेक्टली फूड सिक्योरिटी या न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में तो कोई मदद नहीं करेगी, बट फिर भी इन्हें बेचकर कुछ लाइवलीहुड मतलब जनरेट किया जा सकता है। लोग पार्ट टाइम जो औरतें हैं या फिर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो पार्ट टाइम ये काम कर सकते हैं। तो इट इज अ स्मॉल इंडस्ट्री बट वाइब्रेंट इंडस्ट्री। ये है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज के अंदर आता है ऑब्वियसली, और इसे इम्प्लीमेंट करेगी। मतलब इनिशियली इसके पायलट प्रोजेक्ट्स कराए गए हैं 8 स्टेट्स में। 8 स्टेट्स जो कि कोस्टल स्टेट्स हैं, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला हो गया, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ये जो स्टेट्स हैं इनमें पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, जो कि जिसे इम्प्लीमेंट किया है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने, NFDB ने। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्कीम इज FMD मुक्ता भारत। तो ये फुट एंड माउथ डिसीज जो कि बहुत कॉमन है, किसे होती है ये, जो भी कैटल्स, बफेलोज, गाय, भैंसे, शीप, गोट, इन सबको ये बीमारी हो जाती है। तो इसे दूर करने के लिए, फुट एंड माउथ डिसीज को दूर करने के लिए FMD मुक्ता भारत अभियान चलाया गया था। तो हम इसमें बस ये याद रख सकते हैं कि फुट एंड माउथ डिसीज किसकी वजह से होती है, वायरल डिसीज है कि बैक्टीरियल डिसीज है, ये सब चीजें देख सकते हैं कि बाई चांस अगर आ जाए तो ये एक वायरल डिसीज है। वायरस का नाम है पिकॉर्ना वायरस। पिकॉर्ना वायरस के थ्रू ये डिसीज होती है, हाईली इन्फेक्शियस डिसीज है। और जो भी क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स होते हैं, जिनकी अभी मैंने कहा जैसे कि बफेलो, गाय, भैंसे, गोट, शीप, इन सबको ये फैलती है बीमारी। प्रॉब्लम ये है कि जो पिकॉर्ना वायरस होता है ये जेनेटिकली बहुत वेरिएबल होता है, तो बार बार अपना जेनेटिक मेकअप चेंज करता है, इसलिए वैक्सीन से इतनी इफेक्टिव नहीं होती। यही तो केस होता है HIV में भी, वो बार बार इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करता है और इतना वेरिएबल होता है उसका जेनेटिक्स मेकअप की, वैक्सीन इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं। एनीवे, अच्छा ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट इतना ज्यादा नहीं करता है क्योंकि ह्यूमंस के स्टमक में HCl होता है, हम सबको पता है, एसिड होता है, जिस एसिड के कांटेक्ट में आने पे ये वायरस मर जाता है। हाँ, लेकिन अगर उसे स्वेलो करने से पहले मुंह में बीमारी हो सकती है। ठीक है, अगर इन्फेक्टेड मीट ह्यूमंस खा रहे हैं तो पेट में जाने से पहले मुंह में ही ये इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है। Now the next scheme is National Breastfeeding Promotion Program. माँ की फुल फॉर्म कुछ मदर्स अफेक्शन या ऐसा कुछ है। तो इसमें बेसिकली यही है कि विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग करवानी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और एक्सक्लूसिवली 6 महीनों के लिए तो ब्रेस्ट फीड ही करवाना चाहिए। सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को पीना चाहिए, इवन कि पानी की बूंद भी नहीं देनी चाहिए बच्चे को। अगले 2 साल के लिए मदर्स मिल्क को कंटिन्यू करना चाहिए। ये यूनिसेफ जो है, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ऐसा करके कुछ है ना, ये मॉनिटरिंग बॉडी होगी और इसने माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर रखा है। लेप्रोजी, जिसे हैंसेंस डिसीज भी कहते हैं, ये भी एक बहुत कॉमन डिसीज है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, इसका है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से ये होती है, ये बैक्टीरियल डिसीज है। इनिशियली इसके कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, मतलब इनिशियली सिम्टम्स आते आते 1 साल भी लग सकता है, 5 साल से 20 साल तक भी लग सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 20 साल तक अनडायग्नोस्ड रह जाए बीमारी और फिर एकदम से हमें पता चले। ठीक है, जैसे कि लोग सोचते हैं कि ये हाईली इन्फेक्शियस है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट हाईली इन्फेक्शियस, पर ये कफ ड्रॉपलेट्स, छींकने से, नोज से जो ड्रॉपलेट्स हैं, इनसे ये बीमारी लेप्रोजी फैल सकती है।
ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेप्सोन वगैरह दिया जाता है शायद इसमें। और अच्छा, जो टीबी के लिए हम बीसीजी वैक्सीन दी जाती है बच्चे को टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी की फॉर्म क्या होती है? बैसिलस कैलमेट गुरीन। तो इससे भी एक लेप्रोजी के लिए भी प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, तो ये चीज भी हम याद रख सकते हैं। और इसका प्रिवेंट करने के जो इंडिया ने प्रोग्राम चलाया है वो नेशनल लेप्रोजी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, अभी अगर आप लोगों ने बजट स्पीच सुनी हो तो उसमें हेल्थ वाले पोर्शन में भी अनाउंसमेंट हुई थी कि लेप्रोजी को हम 2018 तक खत्म कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे। इसके अलावा कुछ और डिसीज के बारे में बात की थी, जैसे कि मिजल्स के बारे में कहा था कि 2020 तक खत्म कर देंगे। टीबी के लिए कहा था कि 2025 तक टीबी इरेडिकेट कर देंगे इंडिया में से। 2017 मतलब इसी साल में उन लोगों ने कहा था कि काला आजार और फिलारियस हम खत्म कर देंगे। पता नहीं कैसे कर देंगे। एनीवे, लेट्स सी। So the next 14th scheme is जननी सुरक्षा योजना। सी, अगर आप लोगों ने मेरा दिसंबर वाला करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने इस स्कीम को पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। जननी सुरक्षा योजना, साथ में मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को भी डिस्कस किया है। और साथ में जो अभी अमेंडमेंट हुआ है, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल जो आया था, उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था, तो वो आप लोग देख सकते हैं। स्टिल शॉर्ट में अगर कहें तो ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि ताकि औरतें घर पर डिलीवरी ना करवाकर इंस्टीट्यूशन में जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाकर डिलीवरी कराएं। बेसिकली इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। तो जो भी ऐसी औरतें होंगी जो हॉस्पिटल्स में जाकर डिलीवरी करवाएंगी, उन्हें कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। और उन लोगों ने जिन्हें उन्हें इनकरेज किया है हॉस्पिटल्स में जाकर डिलीवरी करवाने के लिए, उन्हें भी इंसेंटिव दिया जाएगा। तो आशा वर्कर्स जो भी होते हैं, आशा की फुल फॉर्म क्या होती है? आशा किसी का नाम नहीं है, आशा है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये भी जो भी एनजीओ के लोग ये सब होते हैं जो प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को, उन्हें भी कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। बेसिकली सेफ मदरहुड के लिए है ये। और क्योंकि घरों पे वो सारी फैसिलिटीज नहीं हो सकती हैं जो हॉस्पिटल्स में होती हैं। ये स्कीम 2005 में स्टार्ट की थी। NMBS जो कि स्कीम चल रही थी उस समय, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, उसको मॉडिफाई किया गया था इसमें। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब हमने दिसंबर वीडियो में कवर किया है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। देन द नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। सुरक्षित मातृत्व अभियान, इससे भी पता चल रहा है कि इन्फेंट और मदर की हेल्थ के लिए ये स्कीम है। तो इसमें ये होगा कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होगी उसे 6th मंथ से लेकर मतलब 3rd मंथ से लेके 6th मंथ तक हर महीने 9 तारीख को वो जाके अपना कंप्लीट चेकअप करवा सकती है। यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल, अल्ट्रासाउंड, वो सब गवर्नमेंट फ्री में करेगी चेकअप। तो ये इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, मतलब जो प्राइवेट अपने क्लिनिक्स चलाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, वो भी वॉलंटरली आके हेल्प कर सकते हैं रूरल एरियाज में। ओके, ये क्यों चलाई गई है? एकदम से ऐसा क्या हुआ? एकदम से ऐसा ये हुआ कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि 2015 तक पूरे होने चाहिए थे, पर हमारे पूरे नहीं हुए हैं। उसके हिसाब से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजी के हिसाब से IMR रेट, जो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, वो 29 होना चाहिए। हर 1000 बच्चों में 29 बच्चे अगर मर गए तो मतलब उतना होना चाहिए। बट हमारा इंडिया का IMR 40 है। देन MMR इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो कि 140 होना चाहिए पर लाख बर्थ्स, और इंडिया का इस वक्त 167 है। तो हम अपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पूरे नहीं कर पाए हैं, इसी वजह से ये स्कीम चलाई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ओके, और एमडीजीज का टाइम पीरियड तो खत्म हो चुका है। अभी फिलहाल क्या है? अभी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, तो उसमें भी आई थिंक 17 और समथिंग उसमें गोल्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो वो तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है उसमें, उसे आप पढ़ सकते हैं। देन द नेक्स्ट स्कीम है 16th स्कीम, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र इनिशिएटिव। तो यहाँ पे स्वच्छ भी बात आ रही है, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इन्वॉल्व होगी, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान और ये सब इंक्लूडेड है। स्वास्थ्य आ रहा है तो मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है और मिनिस्ट्री ऑफ HRD इन्वॉल्व है। तो ये बेसिकली इसमें यह है कि जो भी एरियाज ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं, जहां पे जो भी एरियाज ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं, वहां पे जो भी कम्युनिटी हेल्थ
सेंटर होगा उसे स्ट्रेंथन करने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसे डेवलप किया जा सके। वहां पे हाइजीन और सैनिटेशन के स्टैंडर्ड्स को मीट किया जा सके। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्कीम इज आई थिंक कुछ आईटी इनिशिएटिव्स के बारे में बात की गई है यहाँ पे, जैसे कि अनमोल स्टार्ट किया गया था, ई रक्त कोष स्टार्ट किया गया था और किलकारी ऐप स्टार्ट की गई थी। किलकारी में क्या था, हर मतलब प्रेग्नेंट लेडी को मोबाइल पे मैसेजेस दिए जाएंगे, उसके दूसरे महीने से ही प्रेगनेंसी के मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, ऑडियो मैसेजेस आएंगे 72 मैसेजेस, जब तक कि बच्चा 1 साल का हो जाएगा, कि कौन कौन से वैक्सीन लेने चाहिए, कौन कौन से इंजेक्शन लेने चाहिए, कैसे हेल्थ केयर पे ध्यान देते हुए इस ऐप को इस स्कीम को बनाया गया है, किलकारी स्कीम को। देन ई रक्त कोष नाम से पता चल रहा है ब्लड बैंक्स के लिए है ये। इंडिया में जितने भी ब्लड बैंक्स हैं उनको यूनिफाई किया जाएगा, ताकि इंफॉर्मेशन अच्छे से सबके पास पहुंच सके, इंफॉर्मेशन एक्सेस हो पाए इमरजेंसी सिचुएशंस में और इन सब में। ठीक है, फिर देन अनमोल, तो एएनएम से पहला जो एएनएम लिखा है इसका है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स। तो ये लोग जो होंगे ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे कि उनके एरिया में किन किन बेनिफिशियरीज को क्या क्या बेनिफिट्स हुए इसके बारे में। नॉट दैट इम्पोर्टेंट, खैर आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये रीजनल इम्बैलेंसेस को दूर करने के लिए था, क्योंकि जैसे अब किसी को इलाज करवाना हो तो गांव में तो इतना फैसिलिटीज नहीं होते, उसे दिल्ली आना पड़ेगा, एम्स जाना पड़ेगा। तो इस सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी, ताकि एम्स ज्यादा से ज्यादा जगहों पे बनाए जा सके, और अभी नए बनाए भी गए हैं 2 एम्स, और उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भी बढ़ावा दिया जा सके। देन अमृत प्रोग्राम, अमृत प्रोग्राम क्या है, ये अमृत नाम से फार्मेसीज खोली गई थी, अमृत फार्मेसीज, जो भी कैंसर पेशेंट्स या हार्ट डिसीज के पेशेंट्स हैं उन्हें ड्रग्स जो है या उनकी मेडिसिन जो है वो कम पैसों में वहां पे दी जाएंगी अमृत फार्मेसीज में, क्योंकि दवाइयां बहुत महंगी होती हैं, तो उसके लिए ये अमृत प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। लास्ट स्कीम इस मिशन इंद्रधनुष, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये भी है कि जो भी मदर है या फिर बच्चा जब तक कि वो 2 साल का ना हो जाए उसके सारे वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट लगवा के देगी। तो इसके अंदर 7 डिसीज कवर होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नाम याद कर सकते हैं। डिप्थीरिया, वोपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इसके अलावा 4 और अभी रिसेंटली 4 और बीमारियां ऐड की गई, बीमारियां नहीं, उनके लिए वैक्सीन ऐड किए गए हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। तो ये 4 हैं रुबेला, रोटावायरस और पोलियो की जो इंजेक्टेबल फॉर्म होती है, मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो होंगे वो। अभी पहले क्या होता था, पहले पोलियो ड्रॉप्स डाले जाते थे, अब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन इसके अंदर आएगा, और एडल्ट जापानीज इंसेफेटाइटिस इसके अंडर आएगा। तो ये नाम भी आप 4 याद रख सकते हैं। सो दैट्स 20 schemes which can be important from the exam point of view. नेक्स्ट पार्ट में हम अगली 20 schemes को डिस्कस करेंगे। And if you like the video, please comment and subscribe to the channel. Thank you so much.